सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर 2 आपके लिए हम लेके आए हैं। मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और ये मॉडल पेपर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो जल्दी से जल्दी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले पार्ट्स भी जल्दी ही इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर कनेक्टेड विद ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स। 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है। तो इसका अल्टरनेटर की गति हम कैसे निकालते हैं आपको बता देते हैं। इसका N = 120 F/P ये फॉर्मूला होता है। F आपका होता है फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज, P आपका होता है पोल जो आपको दे रखा है यहाँ पर 4। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 120 × 50/4। इसको कट कर दीजिए, यहाँ 30 आ गया। तो N = क्या हो गया 30 × 50। N = क्या आ गया 1500। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा 1500 RPM। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन यही है कोई और है। ऑप्शन बी 1500 RPM इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर बार ये पूछा जाता है। हो सकता है वैल्यू केवल बदल देगा बट फार्मूला आपको वही लगाना है, तो फार्मूला नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूम रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप। आपको देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। P आपको दिया है 6, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F आपको दिया है 50, RPM NR वास्तविक गति दिया है, ठीक है। तो NS नहीं है, ये NR आपको दिया है 960, ठीक है। तो अभी देखिए आपको NS निकालना है। तो NS के लिए अभी मैंने आपको जल्दी ही फॉर्मूला बताया था, वो क्या था NS = 120 F/P। तो NS यहाँ से देखिए आ जाएगा 120, F की वैल्यू आपको क्या दिया है 50, P की वैल्यू कितनी है 6, ये कट गया 20 बार, यहाँ 20 × 50 कितना हो गया, NS आपका आ गया 1000, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत स्लिप निकालनी है, परसेंटेज स्लिप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका है देखिए NS - NR/NS। चूँकि परसेंटेज में निकालना है तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यह आपको केवल स्लिप निकालना होता तो आप हमको उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। NS की वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है, माइनस NR आपको दिया है देखिए 960, ठीक है, अपॉन NS की वैल्यू फिर कितनी है 1000 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखिए ये 10 बार यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 1000 में से 960 जाएगा, कितना बचेगा 40/10 = 4। तो ये आपका आ गया 4%। चलिए देखते हैं सही आंसर कौन सा है। 4% इज़ द राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, रिपीट मोड में बल्कि देख लीजिए आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स 100% पूछे जाते हैं। बस हो सकता है वैल्यू कुछ बदल जाएगा, तो आप अगर फार्मूला याद रखेंगे, तरीका याद रखेंगे तो आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। दिए गए कुचालक में से कौन सा कुचालक क्लास बी का कुचालक है। ऑप्शन ए देखिए आपका है कॉटन या कपास, ऑप्शन बी है बम्बू या बांस, ऑप्शन सी है फाइबर ग्लास, या ऑप्शन डी है लेदराइट पेपर, चमड़े का कागज, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा आपका होगा फाइबर ग्लास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा,
यहाँ पर आप देखिए कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट दे रखा है। टोटल 7 कैटेगरी का हमारा इंसुलेशन होता है, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी। सबका अपना अपना रिस्पेक्टिव टेम्परेचर रेंज होता है। क्लास वाई है 90 डिग्री, क्लास ए है 105 डिग्री। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे क्लास एच के इंसुलेशन का टेम्परेचर रेंज क्या होता है, तो आपको आंसर देना 180 डिग्री। तो इस लिस्ट से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको भी आप सेव करके या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति एक्चुअली नहीं है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में इधर उधर है तो उसको ध्यान मत दीजिए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग ही याद रखिए आप लोग, ठीक है। क्यों प्रदान की जाती है, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। कनेक्ट मोर लोड, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी है रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को बेअसर करने के लिए। या ऑप्शन डी है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ जनरेटर, जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रोवाइड करके हम जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके इफेक्ट को बेअसर कर देते हैं, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन अगर हम नहीं करेंगे बेअसर तो उसके नुकसान ये होते हैं कि ब्रशों में स्पार्किंग बहुत होती है, ब्रश जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। ईएमएफ, बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। ऑप्शन है देखिए आपका ई बी इक्वल टू वी अपॉन आई ए आर ए। ऑप्शन बी है ई बी इक्वल टू वी इंटू आई ए आर ए। ऑप्शन सी है ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। या ऑप्शन डी है वी प्लस आई ए आर ए। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। इस फार्मूले को भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपसे इसमें इन 2-3 चीज़ों की वैल्यू देख के आपसे सीधे एक न्यूमेरिकल टाइप का पूछ ले, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनमो हैविंग 1000 आरपीएम, लैप बाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 600। द फ्लक्स पर पोल इज 0.064 वेबर। 4 पोल का डायनमो प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। देखिए ये क्वेश्चन सीरियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए एक बार। वैल्यू चेंज करके न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। इस पे आपको क्या क्या दे रखा है मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, तुरंत समझ आ जाएगा। सीधे फार्मूले पे आप वैल्यू लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा बिल्कुल इसमें हेडक नहीं लेना है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसको मैं सिंपल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आए हमेशा देखिए आपको दिया क्या हुआ है, ठीक है। आपको दिया है P इक्वल टू पोल 4 दिया है, ठीक है। N आपको दिया है 1000 आरपीएम। उसके बाद आप देखिए लैप बाउंड लिख रहा है, इस पे थोड़ा हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, बट नोट कर लीजिए कि लैप बाउंड लिख के आपको दिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिए है 600, इनको हम बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को हम, ठीक है। चलिए अभी सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताते हैं। क्या क्या दिया है वो आपने नोट कर लिया। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं आपको। ईएमएफ, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा विजुअलिटी अच्छी आएगी, ठीक है। ईएमएफ को हम चलिए ई ही लिखते हैं, इक्वल टू क्या होता है P फाई जेड एन अपॉन 60A। अब ए यहाँ पर क्या है, आप यही सोच रहे होंगे कि आपको ए तो दिया ही नहीं है सर, ए कहाँ से आएगा। मैं बताता हूँ ए क्या है आपको, ठीक है। ए होता है समांतर पथों की संख्या, ठीक है। अब पूछेंगे मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने, नोट कर लीजिए। लैप बाउंड दिया है, तो लैप बाइंडिंग जब भी होता है तो इसमें A इक्वल टू हमेशा P होता है, ठीक। मतलब A उतना ही होता है जितना आपका पोल होता है। यहाँ दिया है ना 4 पोल, ठीक है, तो आपका A 4 होगा। इसको शॉर्टकट देखिए, कंफ्यूजन बहुत होता है। लैप बाउंड होता है, एक वेव बाउंड होता है। लैप में P है ना, तो लैप में हमारा A इक्वल टू P हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा वेव बाउंड, वेव बाइंडिंग, इसमें हमेशा हमारा A 2 होता है। कुछ नहीं, जहाँ पर वेव दिया है आंख बंद करके आप 2 लगा दीजिए A की जगह पे, ठीक।
और जहाँ पे आपको लैब बाउंड दिया है वहाँ पर a इक्वल टू पी करके आप वो लगा दीजिए। चलिए अभी हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो a बराबर p बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। p की वैल्यू कितनी है देखिए 4 है, इनटू आपका फाई का वैल्यू कितना है 0.064 है, इनटू जेड का वैल्यू कितना है आपका 600 दिया है देखिए यहाँ पे, इंटू 600 हो गया। एन का वैल्यू आपको कितना दिया है देखिए 1000 यहाँ रख दीजिए, ठीक है 1000 हो गया आपका, डिवाइड बाई 60 इंटू ए का वैल्यू हमने कितना निकाला, लैब बाउंड था तो ए का वैल्यू कितना होगा, पोल की इक्वल होगा मतलब 4 होगा। इसको आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आप देखिए कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 640 वोल्ट। तुरंत सॉल्व करके देखिए आपको 640 वोल्ट यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर नहीं लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा उसमें और आप इसका फार्मूला भी देख पाएंगे। रिपीट मोड में भी आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, और इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट्स में भी आपकी क्वेरी का सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए राइट आंसर देखते हैं हमने जो निकाला वही है कि नहीं। ये देखिए राइट आंसर है आपका 640 वोल्ट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं, अक्सर एक न्यूमेरिकल इस पे आता ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ऑप्शन है आपका एलिवेटर लिफ्ट, ऑप्शन बी है पेपर रोलिंग मिल, कागज रोलिंग मिलों में, या ऑप्शन सी है एसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है आपका है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है, जिसकी वजह से जब वो सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है तो वो पावर फैक्टर करेक्शन करता है, पावर फैक्टर हमारा ड्रॉप नहीं होने पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड लाइंस कंपेयर टू अंडरग्राउंड केबल्स, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। ऑप्शन है देखिए पब्लिक सेफ्टी इज मोर, सार्वजनिक सुरक्षा अधिक होती है। ऑप्शन बी है फॉल्ट्स कैन बी लोकेटेड इजीली, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है आपका नो इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइंस, संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता। या ऑप्शन डी है आपका नो लाइबल टू द हैजार्ड्स फ्रॉम लाइटिंग डिस्चार्जेस, तड़ित निरावेश से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा देखिए, भूमिगत केबल मतलब जो होती है अंडरग्राउंड केबल, वो चूंकि ग्राउंड के नीचे होती है तो उसमें कभी भी अगर कोई फॉल्ट आता है ना तो हम उसे इजीली लोकेट या इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। जबकि ओवरहेड लाइंस हमें अपनी आंखों से दिखता रहता है तो उसमें कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो ईजिली हम उसको लोकेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए ओवरहेड लाइंस का दिया हुआ है इस तरह, सभी लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों के घर में बिजली है, ऑब्वियसली है हर जगह लगभग, तो सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन सी है आपका 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, या ऑप्शन डी है आपका 3 फेज सिंगल कोर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, 3 कला एकल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। हमेशा जहां भी हमें हाई टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग में, वहां पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क प्रारंभिक जो बलाघूर्ण होता है वो बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी आपसे ऐसे पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है आपसे कि वैल्यू देके इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, ऑप्शन बी है एन स्लिप इक्वल टू एन आर माइनस एन एस, ऑप्शन सी है आपका एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर, या ऑप्शन डी है आपका एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। जो हमारा स्लिप स्पीड होता है बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है एक्चुअल स्पीड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Which circuit breaker is installed along with wiring circuit against leakage current protection? लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं सर्किट ब्रेकर के नाम। उम्मीद करते हैं आपको फुल फॉर्म पता होगा। चलिए, पहला है आपका OCB, ऑप्शन बी है MCB, ऑप्शन सी है ELCB और ऑप्शन डी है MCCB। चलिए, इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका है वो ELCB। ठीक है, ELCB क्या होता है इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि MCCB, MCB और OCB इनका फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट्स करेंगे हमें पसंद ज़रूर आएगा, आप कमेंट्स करेंगे और हमें ये भी अच्छा लगेगा कि आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, ELCB का फुल फॉर्म देखते हैं। वो होता है बेसिकली अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कमेंट्स में OCB, MCB और MCCB का हमें फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका ELCB का, ये पिक्चर है आपका। देखिए, कुछ भी अगर अर्थ लीकेज या कुछ होता है तो आपको ट्रिप करा देता है सर्किट को। बहुत ही सेफ डिवाइस होता है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी और इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? चलिए, ऑप्शन है आपका इंसुलेट स्लॉट्स को इंसुलेट करने के लिए। ऑप्शन बी है बाइंड द कॉइल्स, कॉइल को बांधने के लिए। ऑप्शन सी है रैप द कंडक्टर को लपेटने के लिए। या ऑप्शन सी है आपका इंसुलेट एक्सपोज्ड कंडक्टर्स, खुले कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है आपका रैप द कंडक्टर्स के ऊपर लपेटने के लिए हम टेप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर? AC 3 फेज प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ने देखिए आपको देखा सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P। ऑप्शन बी दिया है आपको सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 P/F। ऑप्शन सी दे रखा आपको सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120/PF। या ऑप्शन डी आपको दे रखा सिंक्रोनस स्पीड बराबर PF/120। अभी देखिए, हम पहले दूसरे क्वेश्चन में भी लगभग इस फार्मूले का जिक्र किए थे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर आंसर पता चल गया होगा। तो इसका सही आंसर है आपका सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P, जहां पर यह फ्रीक्वेंसी है और P आपका नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द AC मोटर स्टार्टर? AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ये आपको स्टार्टर दे रखा है और इसका आपसे नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है DOL स्टार्टर, ऑप्शन बी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या ऑप्शन सी है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, या ऑप्शन डी है फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो कौन सा स्टार्टर है? देखिए, आपको देख के क्या लग रहा है कौन सा स्टार्टर है? चलिए सही ऑप्शन देखते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why the collector region is physically made larger than emitter region in a transistor? एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए देखिए आपका है इट हैज टू डेसिपेट मोर हीट, इसे अधिक हीट का डिसिपेशन करना पड़ता है। ऑप्शन बी है आउटपुट टेकन फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट लिया जाता है। ऑप्शन सी है बेस कलेक्टर रीजन रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बायस्ड है। या ऑप्शन डी है आपका कलेक्टर रीजन ऑलवेज ऑपरेट विद हाई वोल्टेज, कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है वो इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, कलेक्टर जो होता है उसे हमेशा अधिक हीट को डिसिपेट करना पड़ता है। देखिए, कलेक्टर का मेन हमारा फंक्शन क्या होता है? कलेक्टर का मेन फंक्शन होता है एमीटर से आने वाले और बेस से जो होकर गुजरता है उस मेजॉरिटी चार्ज को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसको इसीलिए चौड़ा बनाया जाता है कि इसमें ज़्यादा हीट जो होती है उसको हम डिसिपेट कर सकें, जिससे इसलिए इसको थोड़ा सा एमीटर के कंपेयर में चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, विड्थ इसकी हमेशा ज़्यादा होती है। ये है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इस तरह से रहता है कलेक्टर। ये हो गया आपका इधर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ द रोटर वाइंडिंग्स इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग? यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है देखिए विल नॉट रन, मोटर नहीं चलेगी। ऑप्शन बी है रन एट स्लो स्पीड, धीमी गति से चलेगी।
ऑप्शन सी है रन्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति से चलती है। ऑप्शन डी है रन्स बट नॉट एबल टू पुल लोड, चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा ए, नहीं चलेगी। अगर कोई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और रोटर वाइंडिंग जो है वो अगर ओपन है तो वो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल, इस स्टार्टर सिंबल प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन है देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी है रियोस्टेटिक स्टार्टर, ऑप्शन सी है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या ऑप्शन डी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ये जो इमेज आपको दे रखा, देख के कुछ तो आपको क्लियर होगा, डेल्टा जैसा कुछ बना है, तो इसमें क्या ऑप्शन है दिख रहा है आपको, देखिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है आपका मिनिमम डिस्टॉर्शन, न्यूनतम विकृति, ऑप्शन बी है मैक्सिमम करंट गेन, अधिकतम धारा लाभ, ऑप्शन सी है आपका मैक्सिमम वोल्टेज गेन, अधिकतम वोल्टेज लाभ, या ऑप्शन डी है आपका मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो लॉसेज, शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मिनिमम डिस्टॉर्शन, न्यूनतम विकृति। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये लिख के रखा हमने, क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो होता है इज one in which the output current flow for the entire cycle of the AC input supply, hence the complete signal present at the input is amplified at the output। इसमें आपका क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, इसमें आउटपुट करंट जो होता है वो इंटायर साइकिल में फ्लो होता है, जिससे जो कंप्लीट सिग्नल है वो एम्पलीफाई होता है, इसीलिए विकृति जो होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which quadrant operation of SCR delivers heavy current in reverse biasing? SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचलन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है फोर्थ क्वाड्रेंट, या ऑप्शन डी है सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन सी थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में रिवर्स बायसिंग में सबसे ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदराइड पेपर इंसुलेशन, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। ऑप्शन है नॉन मॉइस्चराइज्ड मटेरियल, ऑप्शन भी है हाईली नॉन हाइड्रोस्कोपिक, अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी आपका वेरी गुड फॉर क्लास एफ इंसुलेशन, श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी है आपका बेटर एजिंग एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। यहाँ पे श्रेणी एफ दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इंसुलेशन कैटेगरी बताया था। तो चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुँच गए, अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि श्रेणी एफ जो होता है क्लास एफ इंसुलेशन का टेम्परेचर रेंज क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका तब तक सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका है एजिंग और परावैद्युत शक्ति बेहतर होती है। लेदराइज्ड पेपर इंसुलेशन जो होते हैं उनकी बेटर एजिंग और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ पर फेज इन ए आइडियल अल्टरनेटर, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका देखिए ऑप्शन है आपको दे रखा है E = 5FT/2.2, ऑप्शन बी है आपका E = 5FT/4.4, ऑप्शन सी है आपका E = 2.25FT, या ऑप्शन डी है आपका E = 4.445FT। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा E = 4.445FT, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। ऑप्शन है आपका 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन बी है 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन सी है 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, या ऑप्शन डी है 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका VDR, ऑप्शन बी है आपका NTC, ऑप्शन सी है आपका PTC, या ऑप्शन डी है आपका LDR। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है वो LDR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही ऑप्शन है आपका LDR, बाकी ऑप्शन है उनका देखिए आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
Which device protects from overload and short circuit in a panel board? पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन भी है टाइम डिले रिले, समय देरी रिले, या ऑप्शन सी है आपका थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक, ऑप्शन डी है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पैनल बोर्ड में हमारे एमसीबी लगे होते हैं जो हमें किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाते हैं और ट्रिप कर जाते हैं। ये होता है आपका एमसीबी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स द ऑपरेशन इन सिक्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम? कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ऑप्शन है आपका टाइमर, ऑप्शन बी है आपका रिले, ऑप्शन सी है कॉन्टैक्टर, या ऑप्शन डी है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इसका सही ऑप्शन आपका होगा टाइमर। टाइमर हमेशा हमारा लगा रहता है किसी भी सीक्वेंस में, मतलब कितने टाइम के बाद किस सीक्वेंस में क्या चलेगा उसको नियंत्रित करने के लिए हम टाइमर दे के रखते हैं। मान लीजिए हमारी 2-3 मोटर है और हर 10 मिनट के बाद एक एक मोटर को ऑन ऑफ करना है हमें, तो टाइमर लगा के हम इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर? नियंत्रण ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल्स में नियंत्रण ट्रांसफार्मर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है आपका टू मेंटेन रेटेड वोल्टेज टू लोड, ठीक है, लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, टू मेंटेन रेटेड मेन सप्लाई वोल्टेज, रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या डी है टू सप्लाई रिड्यूस्ड वोल्टेज टू पावर सर्किट, पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑक्सिलरी सर्किट जो होता है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर हमेशा हम लगाते हैं जो हमारा ऑक्सिलरी सर्किट यानी सहायक सर्किट होता है पैनल में, उनको ऑपरेट करने के लिए हम लगाते हैं। मेन पावर तो हमारा रहता है, लेकिन हमारी सहायक चीज़ें जो रहती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर इज टू बी रिवर्स्ड? प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा किया जाता है? ऑप्शन है आपका बाई शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, ऑप्शन बी है आपका बाई इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल करके, ऑप्शन सी है आपका बाई चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल्स को बदलकर, या ऑप्शन डी है आपका बाई चेंजिंग द कंपनसेटिंग बाइंडिंग टर्मिनल, कंपनसेटिंग बाइंडिंग टर्मिनल को बदलकर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन ए, बाई शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके हम प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को उल्टा कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच पावर मॉड्यूलेटर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी है आपका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर आवृत्ति गुणक, ऑप्शन सी है आपका फेज सीक्वेंस इंडिकेटर चरण अनुक्रम सूचक, या ऑप्शन डी है आपका सर्वो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, सर्वो नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका सही ऑप्शन है आपका साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर यूज किया जाता है हमारा मुख्य मॉड्यूलेटर के रूप में। ये इस तरह से होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। फिक्स फ्रीक्वेंसी हमारी एक होती है, साइक्लो कन्वर्टर होता है उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में वो चेंज करता है। तो हमें ड्राइव से हम जो स्पीड नियंत्रण करते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which device prevents flare out of stripped and stranded cables in the panel board? कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों, केबल्स और गुथे हुए केबलों से चमक आने से, नहीं चमक नहीं, उनको मतलब फ्लेयर होने या उससे स्ट्रिप्ड होने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है स्लीव आस्तीन, ऑप्शन बी है वायर फेरूल्स, तार फेरूल, ऑप्शन सी है लग्स एंड थिम्बल्स, ऑप्शन डी है केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स एंड बटन्स। इसका सही ऑप्शन होगा आपका लग्स। हम केबल्स में बेसिकली जो स्ट्रैंडेड केबल्स रहते हैं उनको एक साथ करके अगर लग कर देते हैं अच्छे से या थिम्बल्स यूज करते हैं तो उससे हमारा वो बचाव हुआ रहता है उसमें, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं इमेज, इस तरह से एक्चुअली होता है, ये आपका होता है लग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस? संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए देखिए आपको दिया यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, या ऑप्शन डी है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस बेसिकली हमारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए उसका
फुल फॉर्म भी होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये होता है यूपीएस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज एंड एम्पियर आवर इफ 4 सेल्स रेटेड एज 1.5 वोल्ट एंड 8 एम्पियर आवर आर इन पैरेलल। वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है। तो देखिए, जब समांतर में जुड़ा है तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, समांतर में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, तो कितनी भी हम जोड़ दें उसका वोल्टेज कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। और समांतर में धारा क्या होती है, धारा हमेशा हमारी समांतर में जुड़ जाती है। ठीक है, टोटल योग के बराबर होगी। ठीक, तो क्या होगा, 8 एम्पियर आवर है, टोटल कितनी है हमारी बैटरियाँ, 4 हैं, तो 8 8 16 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, धारा हमारी जो होती है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 सेल है तो 8 × 4 कितना हो गया हमारा, 8 चौक 32। ठीक, या ये भी कर सकते हैं, जुड़ जाती हैं, सॉरी जुड़ जाती हैं एक्चुअली, हाँ। तो हमारी जो तो इसमें हम देखेंगे हमारा कितना दे रखा है, पैरेलल में जुड़े हैं 4 बैटरी, तो वोल्टेज हमारा पैरेलल में हमेशा इक्वल होता है, यानी वोल्टेज हमारा 1.5 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन हमारा जो एम्पियर आवर है वो जुड़ता जाएगा, 4 सेल है तो हमारा 8 एम्पियर आवर है, 8 + 8 + 8 + 8 बराबर कितना हुआ, 32। तो ये 32 AH हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा देखिए 1.5 वोल्ट एंड 32 AH। समांतर में वोल्टेज हमेशा समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एज ए पावर फैक्टर करेक्टर। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है आपका वेरिंग द लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज में बदलाव करके। ऑप्शन बी है वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड उत्तेजना में बदलाव करके। ऑप्शन सी है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की गति बढ़ा करके। या ऑप्शन डी है आपका डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की गति घटा करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन में उत्तेजना में बदलाव करके ये पावर फैक्टर में सुधार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। ऑप्शन ए आपका सिलिकॉन, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी एंटीमनी या ऑप्शन डी जर्मेनियम। इसका सही ऑप्शन आपका है सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए। ये होता है बेसिकली आपका फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which is the purpose of boiler in a steam power station। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए सुपर हीट्स द स्टीम, भाप को अधिक गर्म करता है। ऑप्शन बी हीट्स फीड वाटर एंड एयर, गर्म पानी और हवा को देते हैं। ऑप्शन सी है कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। या ऑप्शन डी है लाइब्रेट्स द हीट फ्रॉम बर्न्ट फ्यूल, जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। बॉयलर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर जो लेते हैं उसको स्टीम में बदल देता है और फिर उस स्टीम को हम आगे यूज करते हैं। ठीक है, पावर स्टेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है पिन टाइप इंसुलेटर, पिन प्रकार का इंसुलेटर। ऑप्शन बी है डिस्क टाइप इंसुलेटर। या ऑप्शन सी है साइकिल टाइप इंसुलेटर। या ऑप्शन डी है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। ये इस तरह से जो लटका रहता है इसको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कोई न कोई आपको इंसुलेटर की इमेज, कभी पिन इंसुलेटर, कभी डिस्क इंसुलेटर, कभी ये इंसुलेटर दे के आपसे ज़रूर पूछेगा कौन सा इंसुलेटर है ये, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए इस तरह से लगे रहते हैं, ये हैं आपके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, लाइंस में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। ऑप्शन है आपका फीडर, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी है सर्विस लाइन या ऑप्शन डी है सर्विस मेंस। इसका सही ऑप्शन आपका है फीडर। फीडर जो होता है वो बेसिकली सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए इसका एक इमेज देखिए, आपका ये DSS हो गया, ये फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ से आपके सर्विस मेंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज ए पैसिव कंपोनेंट। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। इसमें देखिए आपका दिया डायक, डायोड,
ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर। इसमें से आपसे पूछ रहा है निष्क्रिय घटक कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो हमारा बेसिकली निष्क्रिय घटक होता है। हम बताते हैं क्यों होता है पैसिव कंपोनेंट, क्या होता है बेसिकली पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट। यहाँ आपको हम इसका थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्टिव कंपोनेंट बेसिकली वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं, मतलब योग्य होते हैं सर्किट को एनर्जी फीड करने के, मतलब वो सर्किट को अपनी तरफ से कोई एनर्जी फीड करते हैं। और जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं बेसिकली कंपोनेंट जो कि एडिशनल उनको सोर्स नहीं चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए ऑपरेट होने के लिए, और वो कैपेबल होते हैं हमेशा चीज़ों को स्टोर करने के लिए इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, जैसे कैपेसिटर है आपका, इंडक्टर है आपका, ये किसी न किसी फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करता है, तो उनको हम पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं या पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं, और इनको हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है, याद कर लीजिए। इसी में से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई एक दे देता है, पूछता है एक्टिव है या पैसिव है, या इस तरह से पूछ लेता है कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। तो इसको आप रख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। ऑप्शन है देखिए आपका पुअर इफिशियंसी, ऑप्शन बी है नो कांस्टेंट जनरेशन, ऑप्शन सी है कैन यूज ओनली लाइट्स लोड, केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं, या ऑप्शन डी है आपका हैवी लोड कैन नॉट बी ऑपरेटेड, भारी भार संचालित नहीं किए जा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका है लो इफिशियंसी। पुअर इफिशियंसी की वजह से गैर परंपरागत बिजली स्रोत जो हैं वो नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इफिशियंसी बहुत कम होती है, दक्षता बहुत कम होती है। चलिए, तो ये थे आपके लिए टोटल क्वेश्चन, 38 क्वेश्चंस आपके लिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर मॉडल पेपर 2। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट अगर ये आप मॉडल पेपर सारे देख के जाएंगे तो हम इसकी लगभग आपकी गारंटी लेते हैं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको और किस टॉपिक्स पे कंटेंट चाहिए, आपको क्या हम लोगों से और उम्मीद है, वो ज़रूर आप खुल के कमेंट्स में बताइए। हम उम्मीद करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराने को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।